नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। मिडिल ईस्ट को लेकर एक एक अपडेट, एक एक जानकारी, ईरान की रणनीति, अमेरिका की रणनीति, इजराइल की रणनीति, सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड नाउ की। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले खबर अमेरिका की। मिडिल ईस्ट के आसमान में मिसाइलों की लकीरें हैं और जमीन पर बेचैनी, डर और अनिश्चितता का माहौल। ईरान पर ताबड़तोड़ हमले हुए, कभी सीधे कभी परोक्ष रूप से, और हर वार के पीछे एक ही नाम गूंजता रहा, वो है अमेरिका। अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत तो दिखाई, लेकिन अब सवाल यह है कि अब वही ताकत अमेरिका के लिए जी का जंजाल बनती जा रही है। खबर है कि अमेरिका के 500 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। आईआरजीसी ने इस बात को लेकर दावा किया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई में हथियारों की कमी का सामना भी अमेरिका कर रहा है, यह भी खबर आ रही है। जानकारी मिल रही है कि अमेरिका के इंटरसेप्टर मिसाइलें तेजी से खत्म हो रही हैं और विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि लंबा युद्ध अमेरिका की कमजोरी को उजागर कर सकता है। अमेरिका यहां फंस सकता है। अमेरिका ईरान पर हमला करके एक तरह से घेर चुका है। जानेंगे इस खबर को डिटेल से, परत दर परत इस खबर को हम एक्सप्लेन करेंगे और इसके तह तक जाने की कोशिश करेंगे। आगे बात करेंगे इस हमले में कितने खतरनाक मोड़ आ चुके हैं, अभी तक क्या अपडेट है, क्या ब्रेकिंग है, कौन किस पर कहां पर हमला कर रहा है, अमेरिका की रणनीतिक चूक कहां हो गई है, क्या ईरान बन सकता है उस बड़े युद्ध के चिंगारी जिसकी आहट पूरी दुनिया सुन रही है, यानी कि मिडिल ईस्ट में महाजंग की खबर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुआ टकराव महायुद्ध में तब्दील हो चुका है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़ा दावा किया है। आईआरजीसी के हवाले से बताया गया है कि ईरानी हमलों में अब तक 500 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा यूएसएस एब्राहम लिंकन पर भी 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिका भले ही रणनीतिक बढ़त के दावे कर रहा हो, लेकिन ईरान की तरफ से जो हमला किया गया है उसमें अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। अमेरिका के जितने बेसेस हैं सब पर लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उन जगहों को निशाना बना रहा है जो अमेरिका के ठिकाने हैं, जो अमेरिकी सैन्य बेस हैं। इसलिए पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त ईरान का हमला जारी है और यह अमेरिका की बेचैनी बढ़ा रहा है। वर्ल्ड नाउ में आगे बात करेंगे ईरान के उस ब्रह्मास्त्र की जिसने मिडिल ईस्ट के देशों के होश उड़ा दिए हैं। न रॉकेट न ड्रोन, सिर्फ एक लेजर का खेल और दुश्मन का खेल खत्म। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, यह इजराइल का नया जवाब है। इसे आयरन बीम कहा जाता है। इजराइल के डिफेंस टेक्नोलॉजी में नया अध्याय जुड़ गया। हाल ही में ईरान इजराइल जंग के बीच इजराइल ने पहली बार आयरन बीम नाम के एक हाई पावर लेजर सिस्टम को असली जंग में इस्तेमाल किया है। यह सिस्टम लेबनान से हिजबुल्लाह के दागे गए रॉकेट्स को हवा में ही मार गिरा रहा है। क्या है आयरन बीम, कैसे काम करता है, इस युद्ध में यह इजराइल के लिए कैसे ब्रह्मास्त्र बन गया है और कैसे इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया है, जानेंगे वर्ल्ड नाउ में इस खबर को विस्तार से। और यह भी जानेंगे क्या आयरन बीम नाम का यह ब्रह्मास्त्र इजराइल के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है इस महाजंग में, डिटेल से आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इन तमाम खबरों को विस्तार से, एक एक पहलू के साथ वर्ल्ड नाउ में। अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। आसमान में मिसाइलें, जमीन पर तनाव, लेकिन सवाल यह कि क्या अमेरिका हमला करके खुद मिडिल ईस्ट में फंस चुका है। आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसके हमले में 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। यह अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि इस बारे में कई रक्षा विशेषज्ञों ने पहले ही अमेरिका को वार्न किया था कि ईरान से जंग शुरू करने से पहले अपने सैनिकों की सुरक्षा की चिंता अमेरिका को करनी चाहिए। यानी अमेरिका फंस चुका है और ट्रंप घिर चुके हैं मिडिल ईस्ट में। ईरान के खिलाफ सीधे और अप्रत्यक्ष हमलों में अमेरिका ने ताकत तो दिखाई, लेकिन अब उसी ताकत की कीमत चुकाने की नौबत आ चुकी है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई ने हथियारों की कमी का एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, और दूसरी तरफ बेइंतहा नुकसान अमेरिका और उसके सहयोगियों को। दोनों खबरों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात अमेरिका के मिसाइलों की कमी या अमेरिका के हथियारों की कमी की करते हैं। खबर है कि अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलें बहुत तेजी से खत्म हो रही हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि लंबा युद्ध अमेरिका की कमजोरी को उजागर कर सकता है। तो क्या ईरान पर हमला करके फंस चुका है अमेरिका? आइए समझते हैं। SM-3 और SM-6 और THAAD
ये ऐसे मिसाइल सिस्टम हैं जो बहुत तेजी से कम हो रहे हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल अमेरिका ईरान के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए कर रहा है और ईरान हजारों की संख्या में मिसाइल अमेरिका के सहयोगियों मिडिल ईस्ट में और इजराइल पर छोड़ रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में इंटरसेप्टर का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकी डिफेंस स्टॉक तेजी से घट रहा है। अमेरिकी एयर डिफेंस पर भी भारी दबाव है। लगातार हमलों से सिस्टम ओवरलोड है। सप्लाई चेन पर भी गंभीर असर है, क्योंकि जो भी शिप्स इस एरिया में आ रही हैं वो IRGC के निशाने पर हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल बनाने में बहुत वक्त लगता है, ये कोई आसान काम नहीं है। एक नई मिसाइल बनाने में 3 साल का समय लग जाता है। हाईटेक मिसाइलों के लिए बहुत जरूरी है माइक्रोचिप्स, और माइक्रोचिप्स की कमी बहुत ज्यादा है इन दिनों अमेरिका के पास, और इसी वजह से ईरान की चुनौती अमेरिका पर भारी पड़ रही है। अगर हालात यही रहे तो अमेरिका के लिए बहुत लंबा संघर्ष हो सकता है और अमेरिकी कमजोरी को मिडिल ईस्ट में उजागर भी कर सकता है। यानी अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति, लेकिन सोचिए अगर एक बेकाबू परमाणु मिसाइल उसकी तरफ बढ़ रही हो और उसे रोकने वाला सिस्टम फेल हो जाए तो क्या सुपर पावर बच पाएगा? अमेरिका के पास तबाही को रोकने का कोई प्लान भी नहीं है। अमेरिका खुद इस सिचुएशन में अब फंसा हुआ महसूस कर रहा है। बेशक डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाना नहीं चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरानी सेना सरेंडर कर दे। ईरानी सेना के पास कोई विकल्प नहीं, IRGC के पास विकल्प नहीं है, जबकि IRGC के अपने दावे हैं। IRGC कह रहा है अमेरिकी सैनिकों को भारी नुकसान हुआ है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, आर्म्स हो या फिर अमेरिकी सैनिकों की जान। आज के ग्लोबल सिचुएशन में जो स्थिति है वो बहुत डरावनी है। जिस तरह से हथियारों की दौड़, टूटी कूटनीति और बढ़ती अनिश्चितता ने सुपर पावर की तैयारियों की असलियत पर सवाल खड़ा किया है, वो खतरनाक संकेत दे रहे हैं। पर्दे पर हमने ये मंजर पहले भी देखा है, अ हाउस ऑफ डायनामाइट जैसी फिल्मों में, जहां एक चूक पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर ला खड़ा करती है। लेकिन फर्क बस इतना है कि वो फिक्शन है और आज हालात बहुत खतरनाक तरीके से इस हकीकत के करीब पहुंच चुके हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, सब कुछ परफेक्ट प्लानिंग के भरोसे टिका होता है, बैकअप के भरोसे नहीं। सवाल यह नहीं कि अमेरिका कितना ताकतवर है, सवाल यह है कि अगर अमेरिका की पहली रणनीति फेल हो गई या अमेरिका का प्लान ए फेल हो गया तो फिर अमेरिका का प्लान बी क्या है? या अमेरिका के पास कोई प्लान बी है ही नहीं। IRGC के मिसाइलों का कोई जवाब नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ये स्वीकार कर चुके हैं कि ईरान के खिलाफ इस युद्ध में आगे और अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अगर हालात और बिगड़े तो इसका असर वैश्विक हो सकता है, अमेरिका पर ज्यादा हो सकता है और सबसे ज्यादा असर होगा डोनाल्ड ट्रंप पर और उनकी राजनीति करियर पर। हो सकता है इस युद्ध के बाद डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक करियर ही खत्म हो जाए। लेकिन ईरान दूसरी तरफ यह साफ कर चुका है कि जंग बेशक अमेरिका ने शुरू की हो, लेकिन इस जंग को खत्म ईरान करेगा। ईरान पर हमले जारी हैं और इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद अमेरिका, इजराइल ने ईरान में कई जगहों पर जोरदार हमले किए हैं। ईरानी नेताओं के मुताबिक इन हमलों की शुरुआत अब तक खामेनेई और अन्य वरिष्ठ नेताओं के अलावा 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के महत्वपूर्ण सैन्य, राजनीतिक और खुफिया ठिकानों को भी निशाना बनाया है। इससे पता चलता है कि जंग बढ़ती जा रही है और ये जंग लंबे समय तक चल सकती है, क्योंकि ईरान भी पूरी बैकअप के साथ रेडी है। ईरान के पास मिसाइल बैकअप हैं, ईरान के पास ड्रोन्स बैकअप हैं, जिससे वो पूरे मिडिल ईस्ट में अपना बदला ले रहा है। और मिडिल ईस्ट इस वक्त अस्थिरता के सबसे बड़े कगार पर है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़ा दावा किया है। IRGC के हवाले से बताया गया है कि ईरानी हमलों में अब तक 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। इसके अलावा इब्राहिम लिंकन पर भी 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, जिससे अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला बोला है, वहीं ईरान ने बदले का संकल्प लेते हुए जवाबी कार्रवाई में इजराइल और अरब देशों पर सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं। इजराइल के मुताबिक जेरूशलेम और मध्य शहर बेत शेमेश में एक प्रार्थना स्थल, जिसे सिनगॉग कहा जाता है, वहां पर भी मिसाइल गिरे हैं और कई लोग घायल हुए हैं। बेत शेमेश में 9 लोगों की जान चली गई है, 28 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। इजराइल में अब तक मारे गए लोगों की संख्या 11 पहुंच गई है। वहीं खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान लगातार मिसाइल दाग रहा है। एक के बाद एक मिसाइल खाड़ी देशों में फट रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के शीर्ष
जनरल ने ईरान पर बड़े और लंबे सैन्य हमले से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह वार्निंग दी थी कि अमेरिकी हथियार पर इस पर भारी प्रभाव होगा, अमेरिकी हथियार भंडार पर भारी दबाव बढ़ेगा, अमेरिका यहां लंबे युद्ध में फंस सकता है। सबसे बड़ी चिंता एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलों को लेकर थी, जिनका इस्तेमाल दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को हवा में नष्ट करने के लिए किया जाता है। अगर इंटरसेप्टर्स की कमी पड़ी तो ये एक तरह से उस सुरक्षा कवच के हट जाने जैसा होगा जो अमेरिकी सैनिकों और अमेरिकी हथियारों और वॉरशिप्स को दुश्मन के हमलों से बचाते हैं। एक तरह से हवाई कवच का काम करते हैं, सुरक्षा कवच का काम करते हैं। और बगैर सुरक्षा कवच के अमेरिका मिडिल ईस्ट में कब तक टिक पाएगा, ये कहना मुश्किल है। जैसे जैसे अमेरिका ईरान के मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे अपने ठिकानों और सहयोगी देशों की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर्स भी दागने पड़ रहे हैं। इंटरसेप्टर्स ऑटोमेशन पे काम करते हैं। जैसे ही रडार कोई मिसाइल को डिटेक्ट करता है, इंटरसेप्टर्स मिसाइल फायर होते हैं, जिसकी वजह से ये मिसाइलें तेजी से खर्च हो रही हैं। लेकिन इन मिसाइलों को इतनी तेजी से बना पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि जिस रफ्तार से मिसाइलें खर्च हो रही हैं उस रफ्तार से मिसाइल तैयार करना नामुमकिन है। मिसाइल बनाना कोई वर्कशॉप प्रोजेक्ट नहीं है। इस काम में अरबों रुपए लगते हैं और सालों तक ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं। मिसाइलें सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि किसी देश की सुरक्षा की ढाल होती हैं, स्पेशली एयर डिफेंस या फिर इंटरसेप्टर्स। एक मिसाइल बनाने में कितनी लागत लगती है और दुनिया की सबसे महंगी मिसाइल कौन सी है, इसकी कीमत क्या है? मिसाइल बनाने में लगने वाला खर्च मिसाइल के टाइप पर भी निर्भर करता है। आइए इस मिसाइल के मामले को भी समझते हैं। ट्राइडेंट 2, जिसे D5 के नाम से भी जाना जाता है, इसे बनाने में $89.7 मिलियन लगते हैं। अगर इसे रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो एक मिसाइल की कीमत 750 करोड़ रुपए है। मिनटमैन 3, इसको बनाने में $7 मिलियन का खर्च आता है, लगभग 58 करोड़ रुपए। टॉमहॉक मिसाइल, जो बहुत खतरनाक मिसाइल है अमेरिका का और दुनिया भर में जबरदस्त डिमांड है, एक मिसाइल बनाने का खर्च $1.3 मिलियन है। इसके अलावा रस्टी डैगर ERAM मिसाइल है, जो कि $2.5 लाख के कीमत से बनाई जाती है। जेवलिन, जो कि एंटी टैंक मिसाइल है, उसकी एक मिसाइल की कीमत $4.57 लाख है। अमेरिका की ट्राइडेंट मिसाइल दुनिया की सबसे महंगी मिसाइलों में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल की कीमत $89.7 मिलियन है। यह बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल को अमेरिका का सबसे उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल माना जाता है। मिनटमैन 3 के बारे में भी जान लीजिए, जिसका ऑफिशियल नाम है LGM-30G। अमेरिका की प्रमुख इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो जमीन से साइलो से इसे फायर किया जाता है। यह 3 फेज में ठोस ईंधन पर चलने वाली मिसाइल है, जो 9600 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इस रेडियस में अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सकती है। हां, यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है और यह मिसाइल 1970 से अमेरिका की सेना में सेवारत है। टॉमहॉक, जिसकी चर्चा बहुत होती है, डिमांड बहुत है, यह एक मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जैसे कि हमारे देश में ब्रह्मोस है। इसे अमेरिकी नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जाता है। यह लंबी दूरी तक मार करने की ताकत रखती है। टॉमहॉक पारंपरिक या परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड्स ले जा सकती है। ERAM के बारे में भी जान लीजिए। ये एक स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे दुश्मन की सीमा से काफी दूर रहते हुए दागा जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य हाई टारगेट पर सटीक हमला करना है। जेवलिन एक अमेरिकी निर्मित बेहद सटीक और पोर्टेबल फायर एंड फोगट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे सैनिक कंधे पर लेकर जाते हैं और वहीं से इसे दागा जा सकता है। मिसाइल का सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल सेंसिटिव हिस्सा उसका गाइडेड सिस्टम होता है। इसमें ऑनबोर्ड कंप्यूटर, जायरोस्कोप, एक्सीलरोमीटर, रेडार सीकर, इंफ्रारेड सेंसर और सैटेलाइट नेविगेशन यूनिट होते हैं। इन कंपोनेंट से यह पक्का होता है कि मिसाइल अपने रास्ते पर है और दुश्मन को टारगेट करे, निशाना बनाए। वॉरहेड काफी जरूरी और महंगा कंपोनेंट है। इसे मिसाइल के खास डिजाइन वाले हिस्से में रखा जाता है। इसका काम विस्फोट होने तक स्थिरता और सुरक्षा पक्का करना है। मिसाइल का नोज कोन आमतौर पर सिरेमिक या फिर गर्मी प्रतिरोधी कंपोजिट मटेरियल से बना होता है। हालांकि एक मिसाइल देखने में छोटी लग सकती है, लेकिन इसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, सटीक मैन्युफैक्चरिंग और हाई ग्रेड मटेरियल को लेकर एक ही हथियार सिस्टम में जोड़ा जाता है। यही वजह है कि एक मिसाइल की कीमत
कुछ करोड़ से कई 100 करोड़ रुपए तक चली जाती है। यूएस सेंट्रल कमांड ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बताया, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर अमेरिकी केंद्रीय कमान यानी कि सेंटकॉम ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया है। सेंटकॉम फोर्स ईरानी शासन के सिक्योरिटी सिस्टम को तबाह करने के लिए लक्ष्यों पर हमला कर रहे हैं, उन जगहों को टारगेट कर रहे हैं जो तत्काल खतरा पैदा कर सकते हैं। इन हमलों में 1000 से ज्यादा टारगेट आइडेंटिफाई किए गए हैं और उनको निशाने पर लिया गया है। अब तक अमेरिका ने कौन कौन सा हथियार इस्तेमाल कर लिया इस जंग में, यह भी आप जान लीजिए। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है, लुकास ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, पैट्रियट इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, F-18 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया है, F-16 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया है, F-22 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया है, A-10 अटैक जेट का इस्तेमाल किया गया है, F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया है, EA-18G इलेक्ट्रॉनिक अटैक विमान का इस्तेमाल किया गया है, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल यानी कि AWACS का इस्तेमाल किया गया है, एयरबॉर्न कम्युनिकेशन रिले P-8 पोसाइडन का इस्तेमाल किया गया है, RC-135 टोही ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल किया जा रहा है, काउंटर ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, ईंधन भरने वाले हवा में ही रिफ्यूल करने वाले रिफ्यूलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, C-17 ग्लोबमास्टर कार्गो विमान का इस्तेमाल किया गया है, C-130 कार्गो विमान का भी इस्तेमाल अमेरिका ने इस जंग में अभी तक ईरान के खिलाफ कर दिया है। तो यह है अमेरिका की सैन्य तैयारी और हथियारों की लिस्ट, जिसका इस्तेमाल वो ईरान को घुटनों पर लाने के लिए कर रहा है। लेकिन क्या तेहरान घुटनों पर आ सकता है? बहुत बड़ा सवाल है, इसको समझते हैं। एक तरफ अमेरिका के बहुत महंगे हथियार हैं, इतने महंगे हैं कि दुनिया के कई देशों के लिए इन हथियारों को अफोर्ड कर पाना भी मुमकिन नहीं है। तो ईरान के पास क्या है? ईरान कैसे काउंटर कर रहा है? ईरान इन महंगे हथियारों को निशाना बना रहा है अपने सस्ते ड्रोन और मिसाइलों के जरिए। एक सस्ता ड्रोन गिराने के लिए लाखों डॉलर की इंटरसेप्टर मिसाइल, और यही है इस कहानी का क्लाइमैक्स। अंदाजा लगाइए कि कुछ लाख रुपए का एक ड्रोन, 10 से 15 लाख रुपए की लागत वाला, और दूसरी तरफ कई करोड़ रुपए के इंटरसेप्टर मिसाइल। यही खाई, यही असमानता अमेरिकी सैनिकों के लिए, अमेरिकी रणनीतिकारों के लिए और अमेरिकी सरकार के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए सिरदर्द का सबसे बड़ा सबब है। इसलिए अमेरिका चाहकर भी इस जंग को बहुत लंबा नहीं खींच सकता है। न्यू अमेरिका सुरक्षा केंद्र के रक्षा विशेषज्ञ बेका वॉसर बताते हैं कि अमेरिका ने टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइल TLAM का इस्तेमाल बेहद तेजी से किया है। ये मिसाइलें दुश्मन के बुनियादी ढांचों को तबाह करने में अहम भूमिका निभाती है। वॉसर ने वार्निंग दी है कि अमेरिका चीन युद्ध के सिचुएशन सिमुलेशन में टॉमहॉक मिसाइलें पहले ही हफ्ते में खत्म हो जाती हैं, जिससे उनके उत्पादन और उपलब्धता को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस अभियान में अमेरिका अपने लंबी दूरी के एंटीशिप मिसाइलों का सीमित इस्तेमाल कर रहा है। ये वही हथियार हैं जो प्रशांत महासागर में चीन के खिलाफ किसी भी संभावित युद्ध में बहुत जरूरी साबित होंगे। इससे संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन कुछ क्षमताओं को भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहता है, और भविष्य को देखते हुए, मौजूदा हालात को देखते हुए, अमेरिका चीन के तनाव को देखते हुए, अमेरिका ना तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करेगा इस रीजन में, ना तो बहुत ज्यादा दिन तक इस रीजन में वो रुकने वाला है, और ना ही बहुत ज्यादा हथियारों को आगे वो इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी लिमिट हो रही है। इजरायल ने ईरान के सैन्य नेतृत्व पर हमला करके अमेरिका का बोझ कुछ हद तक तो कम किया है, लेकिन इजरायल के ज्यादातर हथियार भी अमेरिका से आते हैं। एक जर्नल के मुताबिक इजरायल खुद भी हथियारों की कमी से जूझ रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि इजरायल के पास एरो 3 एयर डिफेंस इंटरसेप्टर और एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों का स्टॉक तेजी से कम हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स जो कुछ आ रही हैं उसकी माने तो ईरान ने इजरायल पर जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं उनमें से हर एक को बनाने में करीब $10 लाख तक का खर्चा आया। अमेरिका पहले ही मिडिल ईस्ट में बड़ी मात्रा में मिसाइल और इंटरसेप्टर्स तैनात कर चुका है, जिसे कुछ सहयोगी देशों से आए हथियार भी शामिल हैं। लेकिन अगर ये जंग लंबी चली, युद्ध लंबा खिंचता है,
तो पेंटागन को प्रशांत क्षेत्र में जो हथियार भंडार है उसको हटाने पर विचार करना पड़ सकता है, जो रणनीतिक तौर पर बहुत जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि चीन ताक लगाए इस पूरे मूवमेंट को देख रहा है। चीन का टारगेट ताइवान है। अमेरिका यहां फंसा तो अमेरिका के हाथ से ताइवान गया, इसलिए यहां पर बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा अमेरिका को। और अगर अमेरिका ने यहां से पीछे हटने की कोशिश की तो फिर पीछे खड़ा है तेहरान और तेहरान के ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम। अमेरिका ईरान टकराव ने मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया के ग्लोबल ऑर्डर को, जियोपॉलिटिकल सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की अपील करते हुए इसे गंभीर नतीजों वाला संघर्ष बताया है। इस बीच यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने 3 देशों से, जो इसमें शामिल हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान, इनसे संयम बरतने की अपील की है। ओमान, जो पहले ही अमेरिका और ईरान की बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा चुका है, उन्होंने भी अमेरिका को सतर्क रहने को कहा है, संयम बरतने को कहा है। अगर कूटनीतिक चैनल सक्रिय हुए तो युद्ध विराम या सीमित समझौते की संभावना बन सकती है, लेकिन जमीनी हालात किसी त्वरित समाधान की ओर इशारा कर नहीं रहे हैं। इस बीच रूस ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की आपात बैठक बुलाने की मांग कर दी है और चिताया है कि हमलों से रेडियोलॉजिकल तबाही का खतरा हो सकता है। अगर ईरान के परमाणु प्रतिष्ठान सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं तो क्षेत्रीय ही नहीं वैश्विक सुरक्षा पर भी गंभीर असर हो सकता है। ईरान के कुछ इलाकों में रेडिएशन फैल सकता है जहां पर न्यूक्लियर सेंटर्स हैं। अमेरिका के लिए इस जंग के परिणाम रणनीतिक जीत से लेकर बड़े सैन्य और आर्थिक नुकसान तक भी जा सकते हैं। एक एक सैनिकों का कॉफिन डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता के लिए आखिरी कील साबित हो सकती है। लंबे युद्ध की स्थिति में भारी सैन्य खर्च, सैनिकों की जाती जान का खतरा और घरेलू राजनीति का दबाव डोनाल्ड ट्रंप पर बेतहाशा है। इधर मार्केट में तेल बाजार में उथल पुथल है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित हो रही है। सिम्पसन सेंटर की केली ग्रीको बताती हैं कि इंटरसेप्टर सिस्टम बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। उनका कहना है कि हम इन्हें जितनी तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी तेजी से बना नहीं सकते। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो पश्चिम एशिया में मौजूद युद्ध को संभालते हुए चीन जैसे भविष्य के बड़े खतरों के लिए खुद को तैयार रखें। अब आपको इस वॉर से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं फुल स्क्रीन। देखिए किस तरह से ये जंग अभी भी जारी है और दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर, महायुद्ध का महा अपडेट। मिडिल ईस्ट जल रहा है। इजराइल, ईरान, अमेरिका के वॉर में मिडिल ईस्ट को ईरान ने फूंक डाला है। मिडिल ईस्ट का एक भी ऐसा सैन्य अड्डा अमेरिका का नहीं है जो IRGC के मिसाइल निशानों पर ना हो। IRGC के हवाले से दावा किया गया है कि ईरानी हमलों में अब तक 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, कई घायल हुए हैं। इसके अलावा इब्राहिम लिंकन पर भी 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान होने की खबर है। लेकिन ये खबरें बहुत ज्यादा बाहर नहीं आ पा रही हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग में रियलिटी क्या है। चलिए समझते हैं और देखते हैं इस वक्त अभी तक के क्या अपडेट हैं। जंग के बीच ईरान ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है ईरान ने।
आईआरजीसी ने कहा है कि हमने 500 से ज्यादा सैनिक गिरा दिए हैं अमेरिका के। ईरानी सेना ने 14 अमेरिकी सैन्य अड्डों पर एक साथ हमला बोला है, सैकड़ों मिसाइलों के साथ हमला बोला है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर भी बहुत बड़ा हमला हुआ है। कुवैत में अमेरिका के F-15 फाइटर जेट क्रैश होने की खबर है। यूएई के आबू धाबी से लेकर बहरीन तक ईरान के हमले लगातार जारी हैं, क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम अमेरिका के किसी भी सैन्य बेस को नहीं बख्शेंगे और वहां पर हमारा अटैक शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो वॉरशिप्स मौजूद हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, वहां पर भी हमले हुए हैं और इजराइल पर भी ईरान के हमले लगातार जारी हैं। हालांकि जो 500 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा कर रहा है आईआरजीसी, उसकी स्वतंत्र रूप से अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अपनी सैनिकों की मौत का बदला लेंगे। हालांकि नंबर्स उन्होंने भी नहीं बताए हैं। अमेरिकी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या कोई ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक नहीं दिया गया है। यूएस ने अभी तक सिर्फ 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। इस बीच ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर जवाबी हमले जारी रहेंगे, ईरान से अपने सैनिकों की मौत का बदला लिया जाएगा। इस बीच ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह भी उतर आया है। हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमले शुरू कर चुका है। वहीं ईरान का दावा है कि उसने यूएस और इजराइल को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है, जो बात इजराइल और अमेरिका नहीं कबूल कर रहे हैं। इस बीच आईआरजीसी ने एक और बड़ा दावा किया है। आईआरजीसी का कहना है कि उसने फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है और यहां पर यूएस और यूके के तेल टैंकर्स पर भी बड़ा मिसाइल हमला किया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरीके से आईआरजीसी अपने कंट्रोल में ले चुकी है। इस पूरे इलाके को खाली करने के लिए ऐलान कर दिया गया है और इसको बंद कर दिया गया है। यानी मिडिल ईस्ट से अब तेल का एक बूंद भी वैश्विक बाजार में नहीं आ सकता है, मार्केट में नहीं आ सकता है। ये जो है मिडिल ईस्ट के देशों के लिए, कुवैत के लिए, बहरीन के लिए, कतर के लिए, यूएई के लिए, सऊदी के लिए, ये बहुत बड़े टेंशन की बात है। आपको सुनवाते हैं कि जो आईआरजीसी के प्रवक्ता हैं इब्राहिम जुल्फगारी, उन्होंने क्या कुछ कहा है। ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن ارتش آمریکا با 4 فروند موشک کروز مورد حمله قرار گرفت. پس از حمله این ناو آمریکا از محل استقرار مأموریت خود به سمت جنوب شرق اقیانوس هند متواری شد. پایگاه دریایی السالم آمریکا در کویت در پی حملات اخیر کاملا از رده فعالیت خارج و 3 سازه زیرساختی دریایی محمد الاحمد آمریکا در کویت نیز منهدم شدند. پایگاه دریایی آمریکا در بندر سلمان بحرین مورد اصابت 4 فروند پهپاد قرار گرفته و خسارت شدیدی به مراکز فرماندهی و پشتیبانی آن وارد شده است. در ادامه حملات به اهداف دریایی دشمن متخاصم، 3 نفتکش متخلف کشورهای آمریکا و انگلیس در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز مورد اصابت موشکی قرار گرفته و در حال سوختن است. ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن ارتش آمریکا با 4 فروند موشک کروز مورد حمله قرار گرفت. پس از حمله این ناو آمریکا از محل استقرار مأموریت خود به سمت جنوب شرق اقیانوس هند متواری شد. پایگاه دریایی السالم آمریکا در کویت در پی حملات اخیر کاملا از رده فعالیت خارج و 3 سازه زیرساختی دریایی محمد الاحمد آمریکا در کویت نیز منهدم شدند. پایگاه دریایی آمریکا در بندر سلمان بحرین مورد اصابت 4 فروند پهپاد قرار گرفته و خسارت شدیدی به مراکز فرماندهی و پشتیبانی آن وارد شده است. در ادامه حملات به اهداف دریایی دشمن متخاصم، 3 نفتکش متخلف کشورهای آمریکا و انگلیس در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز مورد اصابت موشکی قرار گرفته و در حال سوختن است. ईरान ने मिडिल ईस्ट में इतनी मिसाइलें दागी अमेरिकी बेसेस पर कि पूरे मिडिल ईस्ट को उसने छलनी कर दिया है। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी नौसैनिक एयरबेस पर भी मिसाइलें दागी हैं। यूएस ने इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में
तैनात अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी तक कुवैत शासन या यूएस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर देखिए आप। ये वही बेस बताया जा रहा है जिस पर हमला हुआ है ईरान का, और चारों तरफ काले धुएं का गुबार देखा जा सकता है। कहा जा रहा है कि इस अमेरिकी नौसैनिक बेस पर हमले के बाद कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अमेरिका इसे कबूल नहीं कर रहा है। ईरान का दावा है कि उसने कुवैत के बेस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अभी हमने आपको बयान भी सुनाया, इसलिए यूएस ने इस एयरबेस को अबैंडन कर दिया है। इसके अलावा बहरीन में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर लगातार ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया गया है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े हमले किए हैं और अब तीसरे दिन भी ये हमले जारी हैं। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर पलटवार जारी रखा है, जिससे मिडिल ईस्ट में संकट काफी गहरा गया है। खाड़ी के देशों में ईरान ने अमेरिका और इसराइल को कितना नुकसान पहुंचा है और ईरान को कितना नुकसान पहुंचा है, आइए इस पर नजर डालते हैं। अब तक जो ऑफिशियल है, इसमें हम वो आंकड़े नहीं ले रहे हैं जो दावे किए जा रहे हैं। ऑफिशियल जो है, क्योंकि दावे तो आईआरजीसी के 560 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की है, लेकिन अमेरिका ने कबूल सिर्फ 3 सैनिकों की बात कही है। ईरान को नुकसान सबसे पहले देखते हैं। 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। न्यूक्लियर साइट्स तबाह करने का जो है वो दावा किया जा रहा है। खामेनेई का कंपाउंड तबाह कर दिया गया है, मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया है और कई आईआरजीसी कमांडर्स मारे गए। अमेरिका को नुकसान कितना हुआ है ये भी देख लेते हैं। 3 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, ऑफिशियल आंकड़ा है। आईआरजीसी दावा कर रहा है 560 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। मिलिट्री बेस पर लगातार ईरान हमले कर रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर भी अटैक हुआ है। 4 बैलिस्टिक मिसाइलें यूएसएस अब्राहम लिंकन पर दागी गई हैं। कुवैत में F-15 फाइटर जेट क्रैश हो गया है और ऑफिशियल आंकड़ा यह है कि $30 मिलियन का नुकसान हुआ है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि ये जो खर्च है या फिर नुकसान है ये $100 मिलियन के आसपास इस वक्त है अमेरिका के लिहाज से या फिर दावे के लिहाज से। अब और क्या क्या दावा है ये भी देख लेते हैं। न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने की बात कही जा रही है। 9 से ज्यादा जहाज डुबो दिए हैं ईरान के। अमेरिका ने बिलियंस डॉलर की तबाही की है। तेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकंस्ट्रक्शन को बहुत नुकसान हुआ है। यानी कि दोनों तरफ से बहुत ज्यादा नुकसान की बात कही जा रही है। अब अमेरिका को लेकर आईआरजीसी का ईरान का दावा है कि हमने 27 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। सैटेलाइट संचार उपकरण हमने नष्ट किया है जिसकी कीमत $30 मिलियन थी, यानी कि 250 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। लॉन्ग टर्म वॉर नुकसान $6 ट्रिलियन से $8 ट्रिलियन के बीच हो सकता है अगर बहुत लंबा अमेरिका यहां पर फंसता है तो। यानी मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अमेरिका के लिए उस भयावह मोड़ पर पहुंच गई है जहां से अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी हिल सकती है। वैसे भी अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है और आज की तारीख में वो किसी भी ऐसे वॉर को अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है जहां पर जंग का खर्च बहुत बढ़ जाए। इजराइल और अमेरिका के ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के जवाब में ईरान ने वो आत्मघाती कदम उठा लिया जिसका डर लगातार जाहिर किया जा रहा था। वर्ल्ड नाउ में भी और इंडिया डेली पर भी हमने आपको लगातार यह बताया कि ईरान आत्मघाती हमले बढ़ा सकता है, ड्रोन मिसाइल का इस्तेमाल बेतहाशा कर सकता है जिससे इस इलाके में तबाही मचेगी। और चेरी ऑन द टॉप, उससे भी बड़ा एक और नुकसान, वैश्विक बाजार को सबसे बड़ा नुकसान। ईरान ने दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफलाइन, जो कि कच्चे तेल के लिए बहुत जरूरी है, दुनिया की एनर्जी नीड के लिए बहुत जरूरी है, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है। यानी कि ईरान ने इस इलाके में ऑयल बम फोड़ दिया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को चोक कर दिया गया है। ऑयल सप्लाई मिडिल ईस्ट से होने वाली बंद हो चुकी है। बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं पर खतरा है। चीन ईरान की रणनीतिक साझेदारी है। वैश्विक व्यापार और निर्यात पर असर है। अमेरिका की रणनीतिक प्राथमिकताएं यहां पर गड़बड़ा सकती हैं।
28 फरवरी को ईरान ने इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद बड़ा फैसला लेते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने इस समुद्री मार्ग पर अपनी मिसाइलें और जंगी जहाज लाकर खड़े कर दिए, जिससे खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल और गैस बाजार में आना बंद हो गया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस घेराबंदी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान में जा सकती हैं और $150 पर बैरल तक पहुंच सकती हैं, जो वैश्विक बाजार के लिहाज से किसी ऑयल बम से कम नहीं होगा। कई देशों की इकोनॉमी हिल सकती है अगर ये लंबे समय तक के लिए बंद रह गया, स्पेशली उन देशों के लिए जिनका एकमात्र रोजगार या फिर एकमात्र प्रोडक्ट ही ऑयल है, खास करके मिडिल ईस्ट के वो देश जहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं और उस तेल को, उस प्रोडक्ट को ईरान बाजार में नहीं आने देगा, जिससे कि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सहयोगियों को, अमेरिकी अलाइज को एक तरह से इकोनॉमिकली प्रेशराइज कर दे, उनके इनकम को बंद कर दे। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर दबाव के साथ साथ चीन को भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इस खेल में केंद्र में है कच्चा तेल। इससे पहले अमेरिका वेनेजुएला के तेल खजाने पर कब्जा कर चुका है। दरअसल ईरान के पास दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, जो तकरीबन 209 अरब बैरल के आसपास बताया जाता है। यही नहीं, दुनिया के कुल तेल भंडार का लगभग ये 12 से 13% बैठता है। तमाम सैंक्शंस के बावजूद ईरान रोजाना करीब 3.25 मिलियन से 3.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है और इनमें से रोजाना 1.5 मिलियन बैरल निर्यात किया जाता है। मैक्सिमम निर्यात चाइना को किया जाता है और इसलिए अमेरिकी सैंक्शंस के बावजूद चीन ईरान के क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार है। रिपोर्ट्स के माने तो चीन द्वारा ईरान के क्रूड ऑयल का लगभग 80% के आसपास आयात करता है, जो लगभग 10 लाख बैरल पर डे से ज्यादा है। चीन ईरानी तेल को प्रतिबंधों के बीच अलग अलग चैनलों के जरिए खरीदता है, जिनमें छोटे रिफाइनर, थर्ड पार्टी ट्रेडर्स भी शामिल हैं। ऐसे में अगर ईरान में अमेरिका का वर्चस्व कायम होता है तो फिर चीन के लिए संकट है। युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से भी उसकी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया के तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा इसी रूट से होकर गुजरता है। लेकिन चीन ने इसके लिए तैयारी कर रखी। चीन पहले 6 महीने के ऑयल रिजर्व को लेकर चल रहा था, लेकिन पिछले 2 साल में, स्पेशली 2025 जून के बाद जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था, तब उसने अपने ऑयल रिजर्व को 1 साल के बफर स्टॉक तक बढ़ा दिया। यानी अगर 1 साल तक भी चाइना के पास ऑयल ना पहुंचे इस इलाके से, तो भी उसके पास बफर स्टॉक है, वो काम चला सकता है। लेकिन ईरान से पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया था, याद होगा आपको। यह भी सीधे चीन को चोट पहुंचाने वाला कदम था। दरअसल अमेरिकी ऊर्जा एजेंसी यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक वेनेजुएला के पास करीब 303 अरब बैरल कच्चे तेल का भंडार है, जो पृथ्वी पर किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा भंडार वाला देश वेनेजुएला को बनाता है। वेनेजुएलन ऑयल पर कंट्रोल के साथ ही ट्रंप ने साफ कर दिया कि इसे यूएस द्वारा मार्केट प्राइस के हिसाब से दूसरे खरीदारों को बेचा जाएगा। यानी जो देश डिस्काउंट पर तेल खरीद रहे थे, जैसे कि चाइना वेनेजुएला से बहुत सस्ते तेल खरीद रहा था, उनके सामने संकट है और इसकी जद में सबसे ज्यादा चीन है, क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि 2020 से 2023 के बीच वेनेजुएला से चीन ने कच्चा तेल मार्केट प्राइस की तुलना में औसतन 20 से 25% का डिस्काउंट वेनेजुएला से लिया था। चीन अपनी जरूरत का तकरीबन 70 से 80% ऑयल इंपोर्ट करता है। इनमें से करीब 15% तो सिर्फ ईरान वेनेजुएला से आता है। ईरानी और वेनेजुएला का तेल रुकने पर चीन को दूसरे विकल्पों पर निर्भरता बढ़ानी होगी और सऊदी अरब, इराक, रूस, ब्राजील से अतिरिक्त तेल की खरीदारी करनी होगी, जो सब अमेरिका कंट्रोल करता है। यानी ईरान वेनेजुएला से तेल गया तो चीन की लागत बढ़ेगी, दबाव बढ़ेगा और ग्लोबल ऑयल मार्केट में उथल पुथल तय है। दुनिया की महाशक्तियां अब अपने ईगो की लड़ाई लड़ रही हैं और नुकसान आंकड़ों में नहीं है, बल्कि पीढ़ियों तक गिनी जाएंगी नुकसान। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी वर्ल्ड पुलिस वाली छवि को बचाने के लिए अरबों डॉलर बारूद में झोंक रहा है। दूसरी तरफ ईरान है जो सैंक्शंस की मार झेलते हुए भी झुकने को तैयार नहीं। इस दंगल में जीत किसकी होगी ये तो पता नहीं, लेकिन दुनिया का बहुत नुकसान हो रहा है, ये जाहिर है, ये साफ है। इतिहास गवाह है, जंग कभी कोई समाधान नहीं होती। अमेरिका और ईरान की इस रसाकसी में
हार सिर्फ मानवता की हो रही है। अगर ये सिलसिला नहीं थमा तो दुनिया को तेल नहीं, केवल राख ही नसीब होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान इजराइल के बीच लड़ाई के बीच, ईरान अमेरिका की लड़ाई के बीच इजराइल ने एक ऐसा हथियार निकाला है जिसे इजराइल का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि इस हथियार को भारत ने भी डेवलप कर लिया है, लेकिन इजराइल ने इस हथियार को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चलिए बताते हैं आपको इजराइल के इस ब्रह्मास्त्र की कहानी। ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से खाड़ी से लेकर पश्चिम एशिया के कई देश जंग की आग में चल रहे हैं, करा रहे हैं ईरान की मार से, और यही हालत इजराइल की भी है। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के मारे जाने के बाद शिया मुल्क ने बदला लेने की कसम खाई और बदले की आग में ऐसा जला कि इस देश ने पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में जला डाला और इसके साथ साथ इजराइल को भी लपेटे में लिया। ईरान का साथ देते हुए हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले शुरू कर दिया, अटैक शुरू कर दिए। हालांकि इन सारी मिसाइलों को इजराइल ने अपने नए ब्रह्मास्त्र आयरन बीम से हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन इसमें से भी कुछ मिसाइल इजराइल पर गिरे हैं, जिससे इजराइल को काफी नुकसान हुआ है। लेकिन आयरन बीम की वजह से इस नुकसान को इजराइल ने कम कर दिया। अब आयरन बीम क्या है ये नया ब्रह्मास्त्र? ये एक बहुत लेटेस्ट हथियार है, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। ये हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम है, HELWS पर आधारित है। इसे राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। यह 100 किलोवाट क्लास का लेजर सिस्टम है। इजराइल की मल्टी लेयर डिफेंस का हिस्सा है। इसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम शामिल है। रॉकेट्स, मोटार, आर्टिलरी शेल्स और ड्रोन्स को हवा में ही खत्म कर देता है। इसमें गोला, बारूद और मैगजीन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें करंट की जरूरत होती है। आयरन बीम को और इतान भी कहा जाता है, जो हिब्रू में एक मजबूत लाइट साउंड करता है। इसमें कोई मिसाइल की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसा कि मैंने आपको बताया। बस एक लेजर बीम निकलती है और दुश्मन का विमान खत्म हो जाता है, दुश्मन के ड्रोन्स खत्म हो जाते हैं। आपको याद होगा, हमने आपको दिखाया था इंडिया डेली में कि इंडिया ने भी एक ऐसे ही वेपन को टेस्ट किया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था और हवा में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराया था। यानी भारत के पास भी आयरन बीम है। आयरन बीम की सबसे बात इंपॉर्टेंट यह है कि यह लाइट की स्पीड से चलने वाली हाई एनर्जी लेजर बीम फायर कर सकता है। इसे ये रॉकेट, ड्रोन, मोटार और कम दूरी के प्रोजेक्टाइल को डिटेक्ट होने के लगभग चंद सेकंड्स के अंदर ही इंटरसेप्ट करता है। और मिसाइल इंटरसेप्टर को लॉन्च टाइम और फ्लाइट टाइम की आवश्यकता होती है, लेकिन ये लॉक होते ही लेजर स्ट्राइक कर देता है और दुश्मन के विमान तक यह हमला लाइट की स्पीड से पहुंचता है। इससे रिस्पांस टाइम कम हो जाता है, सटीकता बढ़ जाती है और इंटरसेप्शन की एफिशिएंसी बढ़ती है, जिससे कि टारगेट को इजीली न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। आयरन बीम का आइडिया 2014 में आया था, जब इजराइल ने पहली बार इसे अनवील किया। 10 साल से ज्यादा की रिसर्च के बाद सितंबर 2025 में इसे ऑपरेशनल डिक्लेयर कर दिया गया। दिसंबर 2025 में पहला कॉम्बैट रेडी सिस्टम इजराइल एयरफोर्स को दिया गया। राफेल और एल्बिट सिस्टम ने मिलकर इसे बनाया है और इजराइल ने $500 मिलियन से ज्यादा इस पर इन्वेस्ट किए हैं। टेस्टिंग में से रॉकेट्स, मोटार और ड्रोन के खिलाफ सक्सेसफुल पाया गया। दुनिया में यह पहला फुली ऑपरेशनल हाई पावर लेजर सिस्टम है। अब 2026 के ईरान इजराइल जंग में आयरन बीम का पहला फुल स्केल यूज हो रहा है। 2 मार्च को आईडीएफ ने कंफर्म किया कि हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को आयरन बीम ने मिड एयर में नष्ट किया। यह ऑपरेशन रूरिंग लॉयन का हिस्सा है, जहां इजराइल ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप से लड़ रहा है। खामनेई की मौत के बाद शिया समुदाय में गुस्सा है, ईरान में गुस्सा है और हिजबुल्लाह ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। इस शिया चरमपंथी संगठन ने उन ठिकानों को निशाना बनाया जिन्हें वो अपना दुश्मन मानता है। हिजबुल्लाह के हमलों का मुख्य निशाना इजराइल रहा है, जिसे अमेरिका के नेतृत्व वाले ईरान विरोधी सैन्य अभियान का अहम साझेदार माना जाता है। ईरान और उसके समर्थक गुटों के हमलों से इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भी हालात बहुत खराब हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल हमलों में करीब 40 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अच्छा काम किया है और ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया गया है। और अब
ईरान हिजबुल्लाह और हूती के वॉर से निपटने के लिए इजराइल लेजर बीम तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जब हजारों की संख्या में या हजारों की संख्या में मिसाइल और ड्रोन्स आएंगे, तब भी क्या ये आयरन बीम उतना ही कामयाब हो पाता है और इजराइल को हमलों से बचा पाता है? इस पर हमारी नजर रहेगी और इस जंग से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक को जानने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपनी स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।